बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कोर्स आउटलाइन, आज हम लोग अपने रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 अभी हमने आज ही कंप्लीट किया और उसके साथ ही मैं इसका रिव्यू आपको दे रही हूँ। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एंड एविडेंस टू मेक कंसिस्टेंट जजमेंट्स टू इम्प्रूव फ्यूचर स्टूडेंट लर्निंग। किसी बच्चे की लर्निंग के बारे में जजमेंट करना, उसको उसकी लर्निंग को एनालाइज करना, उसके नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना, उसकी इंफॉर्मेशन और उसके नॉलेज को गैदर करना और उसको एक प्रोसेस में से गुजारना, दैट इज़ नेम्ड एज असेसमेंट। असेसमेंट में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह के प्रोसीजर रखे जाते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की टेस्टिंग्स की जाती हैं और उन टेस्टिंग्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए एक स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। इसको हम असेसमेंट कहते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट? बेसिकली असेसमेंट की 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली हमारी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। प्लेसमेंट असेसमेंट जो है वो सबसे पहले की जाती है जब आप किसी जगह एडमिशन लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी क्लास में, किसी सेक्शन में, तो बिफोर गेटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी जो असेसमेंट की जाती है, दैट इज़ प्लेसमेंट। ऑन बिहाफ ऑफ प्लेसमेंट आपको डिफरेंट सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स और क्लासेस आपको असाइन की जाती हैं। सेकेंड आती है हमारे पास फॉर्मेटिव इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन इज ऑल्सो नेम्ड एज कॉन्टिन्यूस इवेलुएशन. It indicates the effectiveness of teaching and learning process. Throughout teaching learning process, बच्चों की बिहेवियर, उनकी नॉलेज, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में जिसमें जजमेंट्स की जाती हैं, उसको हम फॉर्मेटिव इवेलुएशन कहते हैं। ये फॉर्मेशन से निकला है, जिसका बेसिक पर्पस ये है कि आफ्टर असेसमेंट एंड इवेलुएशन बच्चे की मॉडिफिकेशन बिहेवियर में की जाए और उसको फॉर्मेशन दी जाए और उसे बेहतर किया जाए। थर्ड इज डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक इवेलुएशन इंडिकेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. डायग्नोज करती है जिसमें एक स्टूडेंट की वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को मज़ीद एंडोज किया जाता है और स्टूडेंट की वीकनेसेस को ख़त्म करके उसको एफर्ट्स के ज़रिए उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके वीक एरियाज़ को भी कवर किया जाता है। Then there is the fourth one and the last one, that is summative assessment, that is for recording, reporting and grading purposes. जो अभी हम लोगों ने अपना 7th चैप्टर पढ़ा है वो पूरे का पूरा चैप्टर हमारी summative evaluation से रिलेट करता है। What are the basic purposes of the assessment? Assessment का एम क्या होता है? टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट एंड प्रोग्रेशन. एक बच्चे की अचीवमेंट्स क्या हैं और उसका फीडबैक क्या है, वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, हाउ मच बेटर ही इज़ बिहेविंग, हाउ मच ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द क्लासेस. दिस ऑल इज नेम्ड एज असेसमेंट. टू असिस्ट पीपल टू रीच लर्निंग टारगेट्स. एक बच्चे की उसके लर्निंग टारगेट, उसके ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने में असेसमेंट हेल्प आउट करती है. टू प्रोवाइड फीडबैक टू पीपल्स पेरेंट्स एंड अदर टीचर्स. तमाम स्टेक होल्डर्स को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए असेसमेंट अहम रोल प्ले करती है. अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे तो हम अपनी आउटकम्स को मेजर नहीं कर सकेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेजर नहीं कर सकेंगे, तो हमें फीडबैक कैसे मिलेगा? तो फॉर गेटिंग फीडबैक एंड फॉर गेटिंग द आउटकम्स हमें असेसमेंट के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है. टू प्रमोट हाई एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर पीपल्स. और असेसमेंट के ज़रिए एक बच्चे से जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उसकी जो आउटकम्स और उसके लिए जो फ्यूचर के बारे में उसके लिए जो सिक्योर किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको प्रमोट किया जाता है. एटलीस्ट आपकी असेसमेंट से इस बात का अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उस पर कहाँ तक स्टैंड करता है, फर्दर उसे मज़ीद कितनी बेहतरी की ज़रूरत है. Assessment will improve the quality of learning and teaching if information gathered has a clear purpose, is collected systematically and is used appropriately. Assessment is not a process जिसको बस जब चाहा शुरू कर दिया. This is a systematic process जिसमें हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना होता है. जैसे अभी हमने अपने 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि पेपर बनाना कोई इतनी आसान बात नहीं होती, पेपर को डिफरेंट प्रोसीजर्स में से गुजर के जाना होता है. सो दिस इज़ ग्रेजुअल अप्रोच जिसमें हम एक सिस्टम के ज़रिए गुजरते हैं
और उस सिस्टम के ज़रिए असेसमेंट की जाती है। और सारी असेसमेंट का पर्पस ये है कि एक स्टूडेंट के बारे में हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को जज कर सकें और इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि जो चीज़ें हम उसके अंदर इंड्यूस करना चाहते हैं क्या उसके अंदर वो चीज़ें इंड्यूस हो गई हैं या नहीं। नाउ assessment is an integral part of that teachers always do। जो कुछ टीचर्स करते हैं उसका एक मेन हिस्सा जो है वो असेसमेंट होती है। सबसे पहला जो असेसमेंट का हिस्सा है दैट इज प्लानिंग, knowing and sharing what is to be learned। In planning, assessment should be incorporated and evident in or forward plans। We need to plan for groups, and where appropriate individual we need to plan effective tasks and flexible teaching methods and maintain the correct balance across the curriculum। We should strive to design tasks that aid progress and are challenging yet attainable। हमें प्लानिंग में वो ऑब्जेक्टिव्स और वो गोल सेट करना होते हैं जो अटेनेबल हों। जब टीचर्स प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ ही वो अपनी आउटकम्स को प्लान करते हैं और उन आउटकम्स को प्लान करते हैं जिनको एटलीस्ट रियल लाइफ में अटेन किया जा सके, जिनको कंसीव किया जा सके। The second one is teaching assessment as part of effective learning and teaching। Teaching is the second stage of assessment process and is based on the planning already done। Teachers should encourage a problem solving approach and create an atmosphere which promotes the exploration of new ideas and activities। Teachers should use a variety of teaching and learning approaches to meet the needs of all students। टीचर को मल्टीपल टाइप के टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए। एज यू नो क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हर तरह की फैमिली, हर तरह की ब्रेन, हर तरह की साइकोलॉजी के बच्चे आपके पास क्लास में आते हैं। तो ऑन प्लानिंग स्टेज ही टीचर्स अपनी डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को टीच करने के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं। इट्स अप टू टीचर कि वो कितनी एफर्ट के साथ कितनी इफ़ेक्टिव टीचिंग करता है कि बच्चा उसकी बात को सुनने के बाद उसकी बात पे अमल करना शुरू कर दे और टीचर की बात किस हद तक बच्चे को समझ आती है और उस बात से वो बच्चा कितना गेन करता है। देन देयर इज़ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग समराइज सक्सेस एंड प्रोग्रेस। रिकॉर्डिंग में जो भी चीज़ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। समरी, एक प्रोग्रेस या सक्सेस की एक समरी बनाई जाती है। अब रिकॉर्डिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं टीचर रिकॉर्ड्स, अ ब्रीफ इंडिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड यूज एंड इवेलुएटिव कमेंट ऑफ हाउ द क्लास ग्रुप्स हैव कॉप्ड, अ नोट ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, जिसमें टीचर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स के बारे में एक ब्रीफ इंडिकेशन बनाते हैं कि उसने कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किए, उन टीचिंग मेथड से कौन सी चीज़ों से गेन हुई, कौन सी आउटकम टीचर ने कवर की। टीचर अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में नोट्स बनाता है कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या क्या चीज़ें करूँगी जो मेरे पिछले स्टेप से मिलती जुलती होंगी। दूसरे नंबर पे आते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसमें स्टूडेंट अपना सारा काम जो भी उनकी कलेक्शंस होती हैं उनको इकट्ठा करके रखते हैं। स्टूडेंट के डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, जो वो टेस्ट होते हैं उनके रिजल्ट्स को सिक्योर करते हैं। इंडिकेशन ऑफ लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, जो कि बच्चे के डिफरेंट इंडिकेशन लेवल्स को बताता है। तीसरे रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं समरीज ऑफ ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस। पहले होते हैं टीचर रिकॉर्ड, दूसरे होते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और तीसरी होती हैं ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस। ओवरऑल क्लास जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, सबमिशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स टू द हेड टीचर 3 times a year, जिसमें आपको आपके स्कूल में आपके जो समाही, नमाही और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, जो कि टाइम टू टाइम स्कूल ऑर्गेनाइज करता है और हेड टीचर को वो रिजल्ट जो हैं वो जमा करवाए जाते हैं। जनरली रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे प्रोग्रेस विल बी केप्ट बाय स्टाफ ऑन अ ग्रुप इंडिविजुअल बेसिस एट द सीनियर एंड द pupils themselves कैन complete मोस्ट ऑफ these शीट्स। बच्चे बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं और वो इन शीट्स को फिल कर देते हैं। Teachers should only note significant strengths and weaknesses in formal record sheet and indicate the need for long-term action such as reinforcement।
Their strengths and weaknesses and areas for development will be reported to parents through school reports. अब कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए? रिकॉर्ड की टाइप्स भी पता चल गई कि हमारे पास 3 तरह की रिकॉर्ड की टाइप्स होती हैं। एक टीचर्स के होते हैं, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड होते हैं और एक ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो अब रिकॉर्ड क्या किया जाए? Teacher should record for each student only what is useful and relevant for planning next step in learning and for reporting progress. This should include brief comments on progress in relation to particular strength and development needs. कब रिकॉर्ड किया जाए? Teachers should update their individual group students records termly. Recording should also take place prior to planned parental consultation or report to parents. Parents को कोई भी रिपोर्ट भेजने से पहले उस रिपोर्ट पे सारे रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद फिर हमारा रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग विल कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेशन अमंग्स teachers and parents. Reporting of student reports serves a number of purposes. They provide feedback to students, they inform parents of their child's progress and provide agenda for parents meeting, and they pass information from one teacher to another for from one school to another. ठीक है, रिपोर्टिंग का काम है आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को, आपके आपके क्लास वालों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को आपके बारे में बताया जाए कि आप कितना अच्छा किसी सब्जेक्ट में बिहेवियर प्लान कर रहे हैं। रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट, दिस कैन टेक द form of discussion, written comments on work, identifying areas, strengths, weaknesses, जो चीज़ें स्टूडेंट के बारे में है वो इसमें बताई जाती हैं। फिर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स होती है। इट इज़ इन द स्कूल पॉलिसी कि वो पेरेंट्स को भी रिटन रिपोर्ट्स 3 दफ़ा साल में भेजते हैं, जिसमें आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। फिर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स होती है। दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ पास्ट ऑन रिकॉर्ड शीट्स, पीपल रिपोर्ट्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशन अमंग्स द टीचर्स। फिर आती है रिपोर्टिंग टू स्कूल बोर्ड। द हेड टीचर विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रिंसिपल अबाउट ओवरऑल अटेनमेंट इन द स्कूल। ठीक है, और जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर तक चली जाती है। ठीक है, जो चीज़ें हमने प्लान की, प्लानिंग करने के बाद हमने उनकी टीचिंग की, टीचिंग करने के बाद हमने उन चीज़ों के लिए असेसमेंट सिस्टम बनाया जिसमें हमने रिकॉर्डिंग्स की, फिर उन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर हमने स्कोरिंग की और स्कोरिंग के बाद हमने अपनी रिपोर्ट्स बनाई और जो हमारी रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट्स हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को खुद, टीचर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, इन सब स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्टिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रिपोर्टिंग किस बिहाफ पे की जाती है? इवैल्यूएशन की बिहाफ पे। अब इवैल्यूएशन कितनी तरह की होती है? इवैल्यूएशन डेली होती है, इवैल्यूएशन वीकली होती है, इवैल्यूएशन टर्मली होती है, एट एंड ऑफ द टॉपिक होती है। ठीक है, डेली, वीकली, टर्मली, एट द एंड ऑफ द टॉपिक। तो जो हमारी इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में आपको पता है कि उससे हम लोग एक बच्चे की नॉलेज की जजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास कितना नॉलेज है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉलेज हम उसको ग्रेड्स असाइन करते हैं कि वो ए है, बी है, सी है, डी है, वो पास है या वो फेल है। तो इस तरह की सारी चीज़ों और इनके क्राइटेरियाज के लिए हम लोग इवैल्यूएशन का सिस्टम बनाते हैं। तो बेसिकली हमारा पूरा असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो इन 5 स्टेप्स के ऊपर बेस करता है, जिसमें प्लानिंग, प्लानिंग के बाद टीचिंग, टीचिंग के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग के बाद हमारा इवैल्यूएटिंग सिस्टम आ जाता है। अब इसके बाद देयर आर सम एमसीक्यूज जो कि मैंने चैप्टर नंबर 7 में से ही बनाई हैं। जो हमारी चैप्टर नंबर 7 की पीडीएफ फाइल्स हैं ये एमसीक्यूज उन्हीं में से बने हैं। इन एमसीक्यूज का पर्पस आपको एक मॉक प्रेजेंटेशन देना था ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि जब आप कोई भी स्लाइड्स या कोई भी टॉपिक को पढ़ें तो आपको किस किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो उसमें देखना पड़ेंगे और आपको इंफॉर्मेशन को कितनी बारीकी से देखना होगा। सो फॉर द मॉक हमने ये कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं।
स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। बच्चे की क्वालिटी को स्कोरिंग में चेक करने के लिए हम लोग जो जो चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज एंड रेटिंग स्केल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रूब्रिक्स। ठीक है, रूब्रिक्स ही आपकी क्वालिटी को चेक करते हैं, जिसमें आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। सेकेंड MCQ इज कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपकी आउटकम्स को कम्युनिकेट किया जाता है आपके पेरेंट्स तक, उन्हें बताया जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, दैट इज नेम्ड एज चेकिंग, रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्टेक होल्डर। तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके मार्क्स और आपकी आउटकम्स कम्युनिकेट की जाती हैं। उसके बाद है ग्रेड्स इन असेसमेंट आर। असेसमेंट में ग्रेड्स क्या होते हैं? प्रोवाइड डेटा टू पेरेंट्स, यूजलेस फॉर पेरेंट्स, वेस्टेज ऑफ मनी, इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज प्रोवाइड डेटा टू पेरेंट्स, यानी कि ग्रेड्स का काम असेसमेंट में आपके पेरेंट्स और आपके स्टेक होल्डर्स को एक डेटा प्रोवाइड करना है आपके बारे में। An assessment that is generally carried out at the end of a course to assign student a course grade is called। एक ऐसी असाइनमेंट और एक ऐसा तरीकाकार जिसमें एक बच्चे को एट द एंड एक ग्रेड या एक नंबर दिया जा सके, उसको क्या कहते हैं? आपको पता है कि डायग्नोस्टिक में हम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर्मेटिव कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टेम्प्रेरी एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑन ऑन द वे चलते फिरते होता है। और एक हमारी समेटिव असेसमेंट है। तो इसका आंसर है समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंस्टीट्यूशंस यूज्ड। बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक करने के लिए इंस्टीट्यूशन कौन सी वैल्यूएशन यूज़ करते हैं? दैट इज़ फॉर्मेटिव जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। समेटिव जो है वो एट द एंड ऑफ द टर्म होती है। प्लेसमेंट है वो किसी भी जगह एडमिशन से पहले ली जाती है। तो डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ दैट जो इंडिकेट करती है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को। Dash will improve the quality of learning and teaching if information gathered has a clear purpose। इसका जवाब है असेसमेंट। Summarizing success and providing useful progress process named as, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सक्सेस को समराइज करना और प्रोग्रेस के बारे में बताना, वो कौन सा है? दैट इज रिकॉर्डिंग। The term dash is typically refers to anyone who is invested in welfare and success of school and its students, teachers and administrators। ठीक है, तो वो कौन है? That is stakeholder। Dash grading based on a defined set of standards when valuation are students' performance। हमने ग्रेडिंग की 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें एब्सोलूट, रेलिवेंट और सेल्फ रेफरेंसिंग है। ठीक है, तो जो हमारी एब्सोलूट है दैट इज़ लाइकली टू क्राइटेरियन रेफरेंस, रिलेटिव जो है दैट इज़ नॉन रेफरेंस एंड सेल्फ रेफरेंसिंग में जो आपके टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसका जवाब जिसमें हम स्टैंडर्ड बनाते हैं दैट इज़ एब्सोलूट। A dash is a set of purposefully selected work with commentary बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर की तरफ से जो चीज़ बनाई जाती है किसी खास मकसद के साथ, वो है रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड में स्टूडेंट तो नहीं ना, स्टूडेंट तो पेपर देते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी टीचर्स के एंड पे होते हैं, रिकॉर्ड शीट भी टीचर के एंड पे होती है। सिर्फ पोर्टफोलियोज एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स भी गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन उसमें। नाउ दिस इज़ थैंक यू फॉर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग बाकी चैप्टर्स के रिव्यू करेंगे। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।